हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस की इस क्लास में। तो दोस्तों, जैसे कि कल हमने अपना लेक्चर नंबर 1 ऑफ इंडियन पॉलिटी खत्म कर लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एक कंसिस्टेंसी के साथ में कर रहे होंगे और जिस प्रकार से मैंने नोट्स बनाने के लिए आप लोगों को बताया था, आप उसी हिसाब से अपने नोट्स बना रहे हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। अच्छा, हमारी लास्ट क्लास में हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो आज पहले उन्हीं पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, तो हमने लास्ट क्लास में कुछ अपने पॉइंट मिस कर दिए थे। जैसे कि सर कल हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, कितने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बताए थे मैंने? सर 3 बताए थे। ओके, चलो सर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से बताए थे? एक तो बताया था सर आपने लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। सर एक बताया था एग्जीक्यूटिव, एक बताया था सर एग्जीक्यूटिव। सर एक बताया था आपने जुडिशरी। थोड़ा सा मैं पीछे का भी रिकॉल करवा रहा हूं आप लोगों का। अच्छा सर, एक बताया था जुडिशरी। देन अगर मैं बात करता हूं लेजिस्लेचर की, तो क्या काम करता है लेजिस्लेचर? टू मेक लॉज, टू मेक लॉज। और सर इसी लेजिस्लेचर के अंदर को ही हम बोलते हैं पार्लियामेंट, या फिर अगर मैं स्टेट की बात करूं तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, अगर मैं आपसे अभी कल की ही क्लास से एक क्वेश्चन पूछ लूं कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। सर कौन कौन से? एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक प्रेसिडेंट। क्लियर? अच्छा, अगर मैं हाउसेस की बात करूं तो सर 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। क्लियर? ऐसे ही अगर जो मैं स्टेट लेवल पे बात करता हूं तो वहां पर हम बोलते हैं लेजिस्लेचर को स्टेट लेजिस्लेचर, और इसके भी 2 हाउसेस होते हैं सर, विधान परिषद। क्लियर है आप लोगों के? क्लियर है नहीं है? सर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। चलो बहुत बढ़िया। इन्हीं सब चीजों के साथ आज मैं बात करने वाला हूं आपके एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? टू एग्जीक्यूट लॉज, वो लॉज को एग्जीक्यूट करवाने का काम करती है। अच्छा, जुडिशरी का क्या काम होता है? टू रिव्यू लॉज, कि जो लॉ हमारे लेजिस्लेचर में बने हैं, जो वे हमारे एग्जीक्यूटिव लागू करवा रही है बेसिकली। तो अभी हमने क्या काम करना है? जो हमारे लॉ बने हैं और जो ये लागू करवा रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, क्या वो लॉज सही है? उन लॉज का रिव्यू करना, क्या वो सही है या गलत है। क्लियर? वो काम हमारा जुडिशरी करती है। तो अभी जो हमारा कल जो पॉइंट खत्म हुआ था लास्ट में, वो हमारा लेजिस्लेचर खत्म हुआ था। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं एग्जीक्यूटिव से। फिर आज अपने 2 टॉपिक कम से कम खत्म कर देंगे इसी लेक्चर में, फटाफट स्पीड में। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव अच्छा जी सर, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है वो होता है टू एग्जीक्यूट लॉज, टू एग्जीक्यूट लॉज। क्लियर भाई? अच्छा सर, अभी अगर जो बात करूं तो क्या सर एग्जीक्यूटिव भी 2 लेवल पे चलती है? बिल्कुल चलती है सर। एक स्टेट लेवल पे चलती है, स्टेट लेवल, और एक चलती है हमारी सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल। चलो सर, तो अभी अगर जो मैं बात करूं तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल को इधर बढ़ा देते हैं जल्दी से। सेंट्रल लेवल। अच्छा सर, सेंट्रल लेवल में कैसे स्टार्ट होती है? ये देखो भाई, स्टार्ट कैसे करते हैं। सेंट्रल लेवल पे कौन होता है भाई? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से नीचे कौन होता है भाई? वाइस प्रेसिडेंट।
फिर कौन आता है? मिनिस्टर, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। फिर कौन आता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर की काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर भाई? इतनी बात आई तुम्हारे समझ में? अच्छा सर, अगर मैं बात करूं स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल को इधर देख लेते हैं फटाफट। स्टेट लेवल, अच्छा स्टेट लेवल, तो भाई स्टेट लेवल पे कौन होता है? गवर्नर, गवर्नर। फिर उसके बाद यहां सीधा का सीधा आ जाता है चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। एंड सर लास्ट में इसकी भी आ जाती है काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर भाई? इतना सब कुछ क्या ये डिजाइन आपके समझ में आया कि बेसिकली एग्जीक्यूटिव किस तरीके से वर्क करती है? ये चीज क्लियर हुई कि एग्जीक्यूटिव टू मेक लॉज, जो टू एग्जीक्यूट लॉज, कि हाँ भाई लॉज को एग्जीक्यूट करने का काम करती है। अच्छा सर, दो लेवल पे करती है, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। अच्छा भाई, अभी तुम्हारी क्लास के बीच में मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से कि इंडिया के अंदर यूनिटरी गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है? इस क्वेश्चन को सोचो कि भाई इंडिया के अंदर यूनिटरी गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, चलो भाई, तो अभी एग्जीक्यूटिव हमने समझ लिया, तो देन नेक्स्ट इसका फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकेंड, इसका फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लो स्पीड में। मैं हट जाता हूं स्क्रीन के सामने से। ले लिया? चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारा जुडिशरी। क्या आ जाता है भाई? जुडिशरी। अच्छा चलो, जुडिशरी, जुडिशरी, जुडिशरी। क्लियर भाई? अब आ जाता है मेरा जुडिशरी। अच्छा, जुडिशरी भी तीन लेवल पे चलता है बेसिकली। एक पूरी की पूरी नेशन के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे, फिर हर एक स्टेट के लेवल पे, फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, जिस सब चीजों को हम बोलते हैं। अच्छा, जुडिशरी का पहले तो काम लिख लेते हैं भाई। जुडिशरी करती क्या है? टू रिव्यू लॉज, लॉज का रिव्यू करती है जुडिशरी। क्लियर भाई? अच्छा सर, तीन तीन लेवल जस्ट अभी आपने बताया कि तीन लेवल पे होती है। एक होती है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक होती है हमारी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, और एक होती है हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट, या फिर जिसको हम बोल देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बस इतना ही था इसके अंदर। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जो नेशन को, नेशन के कैंसिल, नेशनल केसेस देखती है, नेशनल केसेस। हाई कोर्ट देखती है स्टेट केसेस, और सबसे जो छोटी कोर्ट होती है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो देखती है डिस्ट्रिक्ट केसेस। क्लियर भाई? तो ये हमारा जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। क्लियर? ठीक है, इसको भी लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बस इतना ही था जुडिशरी में। चलो चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा, अब मुझे आप लोगों को कुछ तभी हमारा बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा। तो भाई जो मेरा पहला नोट पॉइंट है, उसको लिखते हैं फटाफट। पहला ही मेरा नोट पॉइंट है नोट पॉइंट। अच्छा सर, नोट पॉइंट एक तो जो मैं पहले भी लिखवा चुका हूं आपको,
एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेड डेट है कि हाँ भाई इस डेट पे बन गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन डेट होती है, इंप्लीमेंटेशन डेट। अच्छा, एक हमारा नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डेट होता है, नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डेट। डेट क्लियर भाई। अच्छा, एक होता है नेशनल एंथम, नेशनल एंथम। एक होता है नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग। अच्छा जी, फिर और क्या क्या बच गया? एक नेशनल सॉन्ग था, नेशनल एंथम था। अच्छा, पहले इनको लिख लेते हैं फटाफट। हाँ भाई, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेड हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949। क्लियर भाई, 26 नवंबर 1949। अच्छा, इंप्लीमेंट किस दिन हुआ था, उसको कंप्लीटली लागू किस दिन कर दिया था? अच्छा, यहां पे एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, इस दिन 16 आर्टिकल को इंप्लीमेंट कर दिया था। 16 आर्टिकल्स इंप्लीमेंटेड। इस दिन 16 आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन डेट इज 26 जन 1950। ओके। अच्छा, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डेट 22 जुलाई 1947। इस दिन हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था। अच्छा, नेशनल एंथम कौन सा भाई हमारा? जन गण मन, जन गण मन, जन गण मन। क्लियर भाई। अच्छा, इसको किस दिन अडॉप्ट करा था हमने? इसकी अडॉप्शन डेट भी लिख लो, 24 जन 1950। अच्छा, नेक्स्ट नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम। अच्छा सर, इसको किस दिन अडॉप्ट करा था? सेम डेट पे 24 जन 1950। क्लियर भाई, सेम इनकी भी डेट हो गई। अच्छा, एक और नोट पॉइंट इसी के अंदर एक और चीज भी ऐड करो, कि ये जनगण मन लिखा किसने था? बाय रविंद्रनाथ टैगोर, बाय रविंद्र नाथ टैगोर, नाथ टैगोर। ये पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। क्लियर भाई। अच्छा, नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था हमारा? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये पॉइंट्स भी अपने ऐड कर लो फटाफट। इसका भी स्क्रीनशॉट लो भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूं इस वाले पेज को, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, ले लिया? चलो चलो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और साइड में लिख देता हूं, थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मोस्टली पूछता ही पूछता है। ठीक है जी, इससे लिखता है। चलो, यहां की जो ये डेट है हमारी 26 जन, जो डेट है हमारी 26 जन 1950। अच्छा भाई, इस दिन क्या क्या चीज लागू करी गई थी, क्या 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 चीज इंप्लीमेंट करी गई थी? एक तो पार्ट्स, कितने पार्ट्स लागू करे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? 22 पार्ट्स। अच्छा, शेड्यूल
8 शेड्यूल लागू करे थे। अच्छा भाई, और आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स लागू कर दिए थे। ये वाली चीज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली 26 जनवरी 1950 इसी दिन हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मैं सारी की सारी डेट आप लोगों को क्लियर करके चल रहा हूं पहले ही। क्लियर भाई, ये सारी की सारी बातचीत। अब लो इसका स्क्रीनशॉट, अब बिल्कुल एकदम अच्छे से चीजें हो गई। अब बढ़ो आगे, अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट लो, और आज की क्लास का जो मेरा पहला टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे शेड्यूल से। नहीं, हम स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। चलो ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब हम अपना अगले आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं भाई। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, क्या है सर? सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक और चीज, आपको जो ये बोर्ड वाली पीडीएफ होगी ये भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी, बोर्ड की पीडीएफ। इसके साथ में आपको सॉफ्ट कॉपी अलग डिफरेंट नोट्स, डिजिटल नोट्स बेसिकली वो भी प्रोवाइड करे जाएंगे। क्लियर भाई? चलो, बाकी मेरा मानना सिर्फ इतना है, जो बच्चा अपने खुद के नोट्स बनाता है उसकी जीएस उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट है मेरा पॉइंट, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई सोर्सेज मतलब कि सर कहां से हमने अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उठाया है। बेसिकली हमने किसी देश की कोई चीज हमें अच्छी लग रही होगी, जैसे कि हम भी तो ऐसे ही करते हैं। अगर किसी इंसान में हमें उसका कोई गुण अच्छा लग रहा हो तो हम वो गुण अपने अंदर भी अपनाने की कोशिश करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ ऐसा ही है। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उदार का थैला भी बोला जाता है। उदार का थैला क्यों? क्योंकि सर उसने बहुत सारे देशों से चीजें उठाई हैं, बहुत सारे देशों की चीजें ली हैं अपने लिए। क्लियर भाई? ठीक है, तो इसी चीज को मैं बोलता हूं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, तो सर सोर्सेज होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो तरीके के, एक सर इंटरनल सोर्सेज और एक होता है मेरे पास एक्सटर्नल सोर्सेज। क्लियर भाई? इंटरनल सोर्सेज वो जो हमने अपने ही देश की कुछ चीजें देखकर ले लिया, और एक्सटर्नल सोर्सेज वो जो हमने डिफरेंट कंट्रीज से चीजें उठाई है। क्लियर? अभी बता देता हूं, टोटल 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। टोटल 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया था। बट उन सब में से सिर्फ 10 कंट्रीज की ही चीजें ली गई। इस एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर टोटल मुझे 10 कंट्रीज पढ़नी है। कितनी कंट्रीज भाई? 10 कंट्रीज। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने देश से चीजें उठाई है? सर सिर्फ 10 कंट्री से। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन कितने देश का पढ़ा गया था? सर 60 कंट्रीज का। क्लियर? चलो सर। अच्छा, अब मैं यहीं पर बात कर लेता हूं उन कंट्रीज के भी बारे में फटाफट स्पीड में। चलो सर, सबसे पहले तो कंट्री की ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता है। टोटल 10 कंट्रीज, टोटल 10 कंट्रीज। अच्छा, तो अभी मैं बात कर लेता हूं एक बार अपने इंटरनल सोर्सेज की। तो सर जो इंटरनल सोर्सेज है, जिस टाइम पे अंग्रेज हमारे देश में थे, तो बेसिकली वो डिफरेंट टाइप्स के एक्ट लेके आते थे। किस चीज के एक्ट? सर इंडिया का गवर्नेंस चलाने के लिए वो अपना एक्ट लेकर आते थे। उन्होंने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो एक में उसी में से एक हमने एक्ट उठाया, सबसे ज्यादा मोस्टली पार्ट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस ही एक्ट से उठाया है। तो अगर मैं उस एक्ट का नाम बताऊं तो एक्ट है GOI एक्ट। एक्ट है भाई GOI एक्ट, बल्कि दोबारा से लिखता है इसको, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
ऑफ इंडिया एक्ट। अच्छा, ये वो एक्ट था। तो सर इसकी खास बात क्या है इस एक्ट की, कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मोस्टली पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन taken from there। क्लियर भाई। अच्छा सर, अब कुछ कितनी बार ना इसमें से चीजें पूछता है कि हाँ भाई 1935 के एक्ट से हमने क्या 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 चीजें ली है, तो थोड़ा सा मैं वो चीजें भी लिख देता हूं फटाफट। सबसे पहली चीज लिखो, सबसे पहली अपनी चीज नोट डाउन करो भाई फटाफट। एक तो सर पीसीएस, बल्कि पीएससी लिखो इसको, पीसीएस नहीं, इट्स पीएससी। सर पीएससी क्या है सर? पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर भाई? पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा रफ तो करके काम नहीं चलेगा, साइड में ही थोड़ा सा, चलो भाई साइड में लिख देता हूं और यहां पे। अच्छा सर, इमरजेंसी प्रोविजंस, अच्छा, और सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट भी यहीं से लिया है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एससी लिख दे रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट को। क्लियर भाई? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक और पॉइंट जो होगा वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्या है भाई? ऑफिस ऑफ गवर्नर। अच्छा, तो भाई इसको बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, मोस्टली चीज यहां से हमने ली है। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं अपने एक्सटर्नल सोर्सेज की। और भाई एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर हमने टोटल 10 कंट्रीज के बारे में पढ़ना है। 10 कंट्रीज का मैं एक बार नाम बता देता हूं आप लोगों को फटाफट। पहली कंट्री है मेरी ब्रिटेन, दूसरी कंट्री है मेरी यूएसए, तीसरी कंट्री है कनाडा, चौथी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, पांचवी कंट्री है मेरी आयरलैंड, और मेरी सिक्स्थ कंट्री है फ्रांस, फिर साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद जर्मनी, देन फिर रशिया, और रशिया को ही हम बोलते हैं यूएसएसआर। अच्छा, एक और चीज है, लास्ट है मेरी जापान। बस भाई, ये टोटल 10 कंट्रीज के बारे में हमने यहां पे पढ़ना है कि किस किस कंट्री से क्या 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 चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली है। क्लियर? तो भाई अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सटर्नल सोर्सेज, और एक्सटर्नल सोर्सेज में भी ब्रिटेन, जिसको बोलते हैं हम यूनाइटेड किंगडम। चलो तो भाई पहला जो पॉइंट है वो हमने जो ब्रिटेन से लिया था वो लिया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा सर, सेकंड जो चीज जो हमने यहां से ली है वो ली है सर सिंगल सिटीजनशिप। अच्छा सर, थर्ड चीज जो हम यहां पे देख लेते हैं वो देख लेते हैं भाई बाइकैमरलिज्म। अच्छा सर, एक और चीज लिखो
चौथा पॉइंट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिफोर लॉ। भाई ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लो फटाफट। अच्छा तो सर यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज सिंगल सिटीजनशिप एंड व्हाट इज ड्यूअल सिटीजनशिप, यहाँ पे चीजें आ रही होगी। चलो पहला पॉइंट जो हम समझते हैं वो समझते हैं भाई बाइकैमरलिज्म। अच्छा बाइकैमरलिज्म का बेसिकली मतलब होता है बाई माने दो और कैमरलिज्म बेसिकली हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं इससे। अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हाउसेस है भाई, एक लोकसभा है और एक है राज्यसभा। क्लियर भाई, टू हाउसेस समझ आया, दो हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि पूरी की पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप। बेसिकली अगर मान लो अगर मैं एक दिल्ली का नागरिक हूं तो अब मैं किसी अदर स्टेट में जाऊं, केरला में जाऊं, तमिलनाडु में जाऊं, कहीं पर भी जाऊं, क्या मुझसे मेरी सिटीजनशिप का प्रमाण मांगा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मांगेगा कोई भी, क्योंकि मेरे पास मेरे इंडिया कंट्री की सिटीजनशिप है। अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल यूएसए की बात करते हैं, यूएसए के अंदर हमेशा डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है। और सर वो कैसे कि वहां पर आपको एक तो पूरी की पूरी कंट्री की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, दूसरा जिस स्टेट में आप रहते हो आपको उस स्टेट की सिटीजनशिप भी लेनी पड़ेगी। तो कितनी सिटीजनशिप हो गई? डुअल सिटीजनशिप। क्लियर? चलो अच्छा नेक्स्ट कंट्री है मेरी यूएसए, और यूएसए की चीजें लिखते हैं फटाफट। पहली इंपॉर्टेंट और फर्स्ट थिंग है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। पहली चीज लिख लो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा नेक्स्ट आइडिया ऑफ प्रियम्बल, आइडिया ऑफ प्रियम्बल। नेक्स्ट आइडिया ऑफ प्रियम्बल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अच्छा एक और चीज लिखो, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, impeachment of president। next post of vice president, post of vice president। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर है? चीजें नहीं है यहां तक। अब ले लो भाई इसका फटाफट से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन दोनों चारों के चारों पॉइंट्स का, एक ब्रिटेन का और एक यूएसए का। मैं जस्ट साइड हो चुका हूं तुमसे, फटाफट लो। चलो भाई ठीक है, खत्म। अच्छा नेक्स्ट कंट्री है मेरी ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो भाई ऑस्ट्रेलिया से क्या 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 चीजें हमने ली थी? ऑस्ट्रेलिया से ली थी पहली चीज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अच्छा जी नेक्स्ट पॉइंट कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। अभी बताऊंगा थोड़ी कल के लेक्चर में बेसिकली कॉनकरेंट लिस्ट क्या होता है। क्लियर भाई? नेक्स्ट जो मेरी कंट्री है वो है आयरलैंड। आयरलैंड पे इंपॉर्टेंट अलग से लगा लेना भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयरलैंड, इंपॉर्टेंट है, लिख भी रहा हूं फिर से इंपॉर्टेंट। अच्छा पहला पॉइंट है इसका डीपीएसपी, और सर डीपीएसपी को बोलते हैं डायरेक्टिव, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, इसी के साथ में यहीं पे लिख लो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट या फिर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा जी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एक और पॉइंट है भाई, 12 मेंबर्स आर nominated by president in राज्यसभा। इस पॉइंट को याद रखना, जब स्पेशली जब मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा भाई, जब आप लोगों को प्रेसिडेंट नाम का टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा तब फिर से इसी पॉइंट को पूछूंगा आप लोगों से। क्लियर भाई? ठीक है, आयरलैंड भी हो गया। नेक्स्ट मेरी कंट्री है भाई कनाडा। नेक्स्ट मेरी कंट्री है भाई कनाडा। कनाडा की चीजें देखते हैं फटाफट। कनाडा, कनाडा के बाद फिर स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना कनाडा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ एक ही पॉइंट लिखवा देता हूं कनाडा का। अच्छा, प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, और ये आज के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये हमारे संविधान में लागू है। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 को ही हम बोलते हैं प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। ये सारे के सारे पॉइंट है, कनाडा से हमने उठाया था ये वाला पॉइंट। अच्छा, सेंटर अपॉइंट गवर्नर ऑफ स्टेट, ये वाला पॉइंट भी लिख लो। सेंटर गवर्नर ऑफ स्टेट। क्लियर भाई? बस ये दो पॉइंट हमने कनाडा से लिए हैं। अब फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो फटाफट वीडियो को पॉज करके, स्पीड में लिखो भाई, जल्दी जल्दी। चलो ठीक है भाई, इसका हो गया कनाडा। नेक्स्ट है मेरा रशिया, जिसको मैं बोलता हूं यूएसएसआर। चलो भाई, यूएसएसआर, रशिया। अच्छा, क्या क्या लिया? पहला पॉइंट है मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज। ओहो, फंडामेंटल ड्यूटीज, 5-year plans, पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है भाई? और नेक्स्ट है मेरा थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस। कौन कौन से सर? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। क्लियर भाई? तो ये सारी की सारी चीजें हमने ली थी कहां से? रशिया से। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरी कंट्री है भाई वो है जर्मनी। इंपॉर्टेंट है भाई जर्मनी भी थोड़ी।
जर्मनी, थोड़ा सा लिखो इसके अंदर। जर्मनी से हमने ली थी इमरजेंसी, बस सिर्फ जितने पॉइंट पूछेगा उतना उतना बताना है। अच्छा अच्छा भाई, और फ्रांस से हमने क्या चीज ली थी? सिर्फ फ्रांस से हमने 3 वर्ड लिए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, चलो जर्मनी का इमरजेंसी हो गया, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की भावना। क्लियर भाई, यहां से हमने इमरजेंसी ले लिया जर्मनी से। नेक्स्ट है भाई साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से जो इंपॉर्टेंट चीज ली है वो लिया हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बेसिकली हम अपने संविधान को किसी भी पॉइंट पर बदल सकते हैं। कुछ पॉइंट है जो कि हम बदल सकते हैं और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं बिल्कुल एकदम फिक्स जिनको हम नहीं बदल सकते। मतलब हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन मेरा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, हम उसके स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, बाकी उसके अंदर चीजें एड ऑन कर सकते हैं। क्लियर? तो इसी चीज के लिए हम लेकर आए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। क्लियर? ये है हमारा आर्टिकल 368 आज के हिसाब से, आर्टिकल 368। एंड नेक्स्ट कंट्री है जापान, लास्ट है इसका जापान का। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्लियर भाई? तो ये थी हमारा पॉइंट सारे के सारे की भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 3 वर्ड्स हो गए। जर्मनी लो भाई, अब इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो इसको फटाफट स्पीड में। क्लियर भाई? स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको लिख लो फटाफट। चलो बस भाई, ये बेसिकली ये पूरी की पूरी क्लास ये थी हमारी सोर्सेस की, कि जो हम बोल रहे थे कि भाई सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हाँ भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहां कहां से क्या 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 चीजें ली थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट आप ऐड ऑन कर सकते हो, यहां पर एक और पॉइंट आप जर्मनी में ऐड ऑन कर सकते हो कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ एफआर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्लियर भाई? कि भाई जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाते हैं। इमरजेंसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको आराम से क्लास में जब चलती रहेंगी, जब हमारे टॉपिक्स होंगे, प्रेसिडेंट के बाद जस्ट मैं आपका इमरजेंसी पढ़ाऊंगा, फिर आपको समझ आएंगे कि आप फंडामेंटल राइट्स क्यों सस्पेंड करे जाते हैं और कौन से ऐसे राइट्स हैं जो हमारे पास तब भी बने रहते हैं इमरजेंसी के दौरान भी। ठीक है भाई? चलो, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो, बाकी आपको ये बोर्ड वाली पीडीएफ भी मिल जाएंगी, और अपनी पढ़ाई बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी के रूप से करते रहो। ठीक है? अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवीजन करो, फिर जैसे ही आपकी ये क्लासेस 1-2 टॉपिक और होंगे, फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, तो आपको पता चल जाए कि हाँ मैं सही ढंग से अपनी तैयारी कर रहा हूं या नहीं। क्लियर? तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर उसके बाद हम अपने पार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्रीएम्बल, देन फिर हम अपने पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो चलो तो दोस्तों